नमस्कार विद्यार्थियों। विश्व इतिहास के अंतर्गत हम जर्मनी के एकीकरण के बारे में चर्चा कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने जर्मनी के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वहाँ राष्ट्रीय एकता के उदय के कारणों, जर्मनी के एकीकरण में बाधक तत्वों, विलियम प्रथम और बिस्मार्क इत्यादि के बारे में चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख चरणों के बारे में चर्चा करेंगे। बिस्मार्क ने अपनी कूटनीति से अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया और वह जर्मनी के एकीकरण की ओर आगे बढ़ा। जर्मनी के एकीकरण को पूरा करने के लिए उसे मुख्यतः 3 युद्ध लड़ने पड़े, डेनमार्क से, ऑस्ट्रिया से और फ्रांस से। सबसे पहले हम बात करते हैं बिस्मार्क के डेनमार्क से युद्ध की। जर्मनी और डेनमार्क के बीच स्थित स्लेश्विक और होलेस्टाइन डचियाँ इन दोनों के बीच युद्ध का कारण बनी। होलेस्टाइन में जर्मन रहते थे तथा वह जर्मनी संघ का सदस्य था, लेकिन स्लेश्विक में जर्मन तथा डैन दोनों साथ रहते थे। इन दोनों डचियों पर डेनमार्क का अधिकार था, किंतु ये दोनों डेनमार्क से अलग थीं और इनका शासन प्रबंध भी डेनमार्क से पृथक था। डेनमार्क की जनता और शासक इन डचियों को डेनमार्क के राज्य में मिलाना चाहते थे, किंतु इन डचियों की जर्मन जनता इन डचियों को जर्मनी में मिलाना चाहती थी। 1852 में इन डचियों की समस्या को हल करने के लिए लंदन में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसके अनुसार इन डचियों पर डेनमार्क के शासक का अधिकार मान लिया गया, किंतु इन्हें डेनमार्क के राज्य में न मिलाने का आदेश दिया गया। मार्च 1863 में फ्रेडरिक सप्तम ने एक नया संविधान लागू कर दिया, जिसमें स्लेश्विक को डेनमार्क के राज्य का अंग मान लिया और लंदन सम्मेलन की शर्तों का उल्लंघन किया। नवंबर 1863 में फ्रेडरिक सप्तम की मृत्यु के बाद क्रिश्चियन नवम गद्दी पर बैठा। उसने भी 1863 के संविधान को मान्यता दे दी। उसकी इस घोषणा से जर्मनी के सभी राज्यों में डेनमार्क के प्रति विद्रोह फैल गया। बिस्मार्क जानता था कि यदि प्रशा अकेले डेनमार्क के साथ युद्ध करेगा तो अन्य यूरोपीय राष्ट्र उसका विरोध करेंगे। उसने ऑस्ट्रिया के सहयोग से इस मामले को हल करने का निर्णय लिया। जनवरी 1864 में ऑस्ट्रिया और प्रशा के मध्य एक समझौता हुआ तथा दोनों ने संयुक्त रूप से डेनमार्क को यह धमकी दी कि वह 48 घंटे के भीतर नए संविधान को समाप्त कर दे। डेनमार्क को इंग्लैंड से सहायता की उम्मीद थी, परंतु उसने कोई सहायता नहीं दी। फरवरी 1864 में ऑस्ट्रिया व प्रशा की संयुक्त सेना ने डेनमार्क पर हमला कर दिया। डेनमार्क को किसी भी राष्ट्र से सहायता नहीं मिली और वह बुरी तरह पराजित हुआ। अक्टूबर 1864 को ऑस्ट्रिया, प्रशा और डेनमार्क के बीच वियना की संधि हुई। इस संधि की शर्तों के अनुसार डेनमार्क ने स्लेश्विक और होल्स्टीन की डचियां ऑस्ट्रिया और प्रशा को सौंप दी। डेनमार्क ने यह भी स्वीकार किया कि इन डचियों के संबंध में ऑस्ट्रिया और प्रशा जो भी निर्णय लेंगे वह उसे स्वीकार करेगा। साथ ही डेनमार्क ने इन डचियों से जुड़ा हुआ लाइनबर्ग का प्रदेश भी ऑस्ट्रिया और प्रशा को सौंप दिया। वियना संधि के बाद जीते हुए प्रदेशों के बंटवारे को लेकर ऑस्ट्रिया व प्रशा में मतभेद उत्पन्न हो गए। इन मतभेदों को समाप्त करने के लिए 14 अगस्त 1865 को ऑस्ट्रिया के शासक फ्रांसिस जोसेफ तथा प्रशा के शासक विलियम प्रथम के मध्य गैस्टाइन समझौता हुआ। इस समझौते के द्वारा जीते गए प्रदेशों का इस प्रकार विभाजन किया गया। स्लेश्विक पर प्रशा का अधिकार स्वीकार किया गया, होल्स्टीन पर ऑस्ट्रिया का अधिकार माना गया। लाइनबर्ग का प्रदेश प्रशा ने ऑस्ट्रिया को कीमत देकर खरीद लिया। कील बंदरगाह पर ऑस्ट्रिया व प्रशा का संयुक्त अधिकार माना गया। गैस्टाइन समझौता बिस्मार्क की कूटनीतिक सफलता थी। स्लेश्विक व लाइनबर्ग पर अधिकार से प्रशा का कील बंदरगाह पर अधिकार हो गया तथा प्रशा की सैनिक शक्ति बढ़ गई और इस समझौते से ऑस्ट्रिया की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। डेनमार्क को पराजित करने के बाद बिस्मार्क ने अब ऑस्ट्रिया को अपना निशाना बनाया।
गैस्टाइन समझौते के फलस्वरूप ऑस्ट्रिया व प्रशा के मध्य संघर्ष अनिवार्य हो गया था। युद्ध से पहले ही अपनी कूटनीति के द्वारा बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को पूर्ण रूप से अकेला कर दिया। चूंकि ऑस्ट्रिया स्लेश्विग और होल्स्टीन के प्रश्न को संघीय संसद में रखने की मांग कर रहा था, अतः बिस्मार्क ने जून 1866 ईस्वी को इस प्रश्न पर निर्णय के लिए संघीय संसद को आमंत्रित किया। संघीय संसद ने डेनमार्क से लिए प्रदेशों को ऑक्सटनबर्ग के ड्यूक को देने का निर्णय किया। बिस्मार्क ने इस निर्णय का विरोध करते हुए अपने आप को गैस्टाइन समझौते से पृथक कर लिया और होल्स्टीन में, जहां ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था, अपनी सेनाएं भेज दी तथा ऑस्ट्रियन सेना को वहां से बाहर खदेड़ दिया। ऑस्ट्रिया ने जर्मनी संसद से प्रशा के इस कृत्य की शिकायत की तथा प्रस्ताव रखा कि जर्मनी संघ प्रशा में अपनी सेना भेजे। यह प्रस्ताव पास हो गया। बिस्मार्क ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए जर्मन संघ को भंग घोषित किया तथा ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। दोनों के बीच युद्ध 16 जून 1866 को प्रारंभ हुआ। इस युद्ध में जर्मनी के बवेरिया, बैटमबर्ग, सैक्सनी, हैनोवर, नास, बैडन आदि राज्यों ने ऑस्ट्रिया का साथ दिया। इस युद्ध का फैसला 7 सप्ताह में हुआ, इसलिए इसे 7 सप्ताह का युद्ध भी कहते हैं। 3 जुलाई को ऑस्ट्रिया व प्रशा के मध्य सेडोवा नामक स्थान पर घमासान युद्ध हुआ। युद्ध के आरंभ में ऑस्ट्रिया की विजय निश्चित लग रही थी, परंतु इसी समय प्रशा का राजकुमार अपनी सेना लेकर आ पहुंचा और शत्रु सेना पर टूट पड़ा। ऑस्ट्रिया की पराजय हुई तथा जिन जर्मन राज्यों ने ऑस्ट्रिया का सहयोग दिया था, उस पर भी प्रशा ने विजय प्राप्त कर ली। इस विजय का श्रेय प्रशा के सेनापति जनरल मोल्टके को था। सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय के बाद 23 अगस्त 1866 को दोनों के बीच में प्राग की संधि हुई। इस संधि में बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के प्रति उदार व्यवहार रखा ताकि प्रशा को भविष्य में ऑस्ट्रिया की मित्रता प्राप्त हो सके। इस संधि की शर्तों के अनुसार स्लेश्विग व होल्स्टाइन पर प्रशा का अधिकार मान लिया गया। वियना कांग्रेस द्वारा निर्मित जर्मन परिसंघ समाप्त कर दिया गया तथा ऑस्ट्रिया ने जर्मनी से अलग रहना स्वीकार कर लिया। मेद नदी के उत्तर के समस्त राज्य प्रशा के नेतृत्व में उत्तरी जर्मन परिसंघ निर्मित किया गया। वेनेशिया का प्रदेश इटली को दिया गया और दक्षिणी राज्यों को उनकी इच्छा के पर स्वतंत्र छोड़ दिया गया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप प्रशा के प्रभाव में अत्यधिक वृद्धि हुई तथा ऑस्ट्रिया की प्रतिष्ठा में कमी आई। विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं जर्मनी के एकीकरण के अंतिम चरण की, जिसके अंतर्गत बिस्मार्क ने फ्रांस को पराजित करके जर्मनी के एकीकरण को पूरा किया। जब ऑस्ट्रिया प्रशा का युद्ध हुआ था, तब उसमें फ्रांस तटस्थ रहा था तथा इस युद्ध के उपरांत फ्रांस को जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो सकी थी तथा प्रशा की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई और फ्रांस की प्रतिष्ठा में कमी हुई, जिसके कारण दोनों के बीच में तनाव उत्पन्न हुआ। इसके अलावा कुछ अन्य भी कारण थे जिनके कारण दोनों के बीच में युद्ध अवश्यंभावी हो गया। ऑस्ट्रिया व प्रशा के युद्ध के बाद जब प्राग की संधि की गई तो फ्रांस की उपेक्षा की गई, जिससे फ्रांस की जनता नाराज हुई। युद्ध से पहले बिस्मार्क ने फ्रांस को राइन नदी के तट का प्रदेश अथवा बेल्जियम का प्रदेश देने का आश्वासन दिया था, परंतु बाद में बिस्मार्क ने मना कर दिया, जिससे फ्रांस की प्रतिष्ठा को आघात लगा। इसके अलावा फ्रांस जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था, लेकिन जब प्रशा के नेतृत्व में उत्तरी जर्मन परिसंघ बना तो फ्रांस अपनी सीमा पर एक शक्तिशाली राज्य के गठन से भयभीत हुआ। नेपोलियन हॉलैंड से लग्जमबर्ग खरीदना चाहता था, लेकिन बिस्मार्क ने ऐसा होने नहीं दिया। इसके अलावा क्रीमिया युद्ध के कारण रूस व फ्रांस में शत्रुता थी। पोलैंड विद्रोह के समय प्रशा ने रूस का साथ दिया, जिससे फ्रांस प्रशा से नाराज हुआ। दक्षिण जर्मनी के राज्य जिनमें फ्रांस का प्रभाव था, वे भी अब जर्मनी संघ में मिलना चाहते थे। बिस्मार्क भी इन राज्यों को जर्मनी संघ के साथ मिलाकर जर्मनी का एकीकरण पूर्ण करना चाहता था, जो कि फ्रांस के लिए असहनीय था।
इसके अलावा स्पेन के उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर फ्रांस व प्रशा में तनाव हुआ और युद्ध का तात्कालिक कारण बना। इन सब कारणों के फलस्वरूप बिना किसी पूर्व तैयारी के 15 जुलाई 1870 को फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। यूरोप के किसी भी राष्ट्र ने फ्रांस का सहयोग नहीं किया तथा दक्षिणी जर्मनी राज्यों ने भी प्रशा का साथ देने का निर्णय किया। दोनों के बीच में युद्ध 10 माह तक चला, जिसमें वर्थ, ग्रेवलाथ व सीडान के युद्ध लड़े गए। इनके बीच में अंतिम युद्ध सीडान का युद्ध लड़ा गया, जो 2 सितंबर 1870 को लड़ा गया। यह युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ। प्रशा के सेनापति वॉन मोल्टके ने फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह से पराजित कर दिया। फ्रांस की पराजय की सूचना पहुंचते ही पेरिस में क्रांति हो गई तथा द्वितीय गणतंत्र समाप्त कर 4 सितंबर 1870 को गैम्बेटा के नेतृत्व में तृतीय गणतंत्र की स्थापना की गई। गैम्बेटा के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय सुरक्षा सरकार संगठित की गई, जिसने युद्ध जारी रखने का निश्चय किया। बिस्मार्क की सेना पेरिस तक पहुंच गई और पेरिस को भी पराजय स्वीकार करनी पड़ी। युद्ध स्थगित कर दिया गया तथा संधि वार्ता हुई। इस युद्ध के पश्चात दोनों देशों में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। 10 मई 1871 को दोनों के बीच में संधि पर हस्ताक्षर हुए। बिस्मार्क ने असाधारण रूप से कठोर शर्तें रखीं, जो कि इस प्रकार थी। पहली शर्त थी, फ्रांस को मेज तथा स्ट्रासबर्ग सहित अल्सास व लॉरेन का भाग जर्मनी को देना पड़ा। इस क्षेत्र में लोहे व कोयले की बहुमूल्य खानें थीं। इसके अलावा फ्रांस को युद्ध हार जाने के रूप में 20 करोड़ पौंड 3 वर्ष की अवधि में जर्मनी को देना स्वीकार करना पड़ा। युद्ध हार जाने की रकम वसूली तक जर्मनी सेना का फ्रांस में रहना भी निश्चित किया गया, जिसका खर्चा फ्रांस द्वारा उठाया जाएगा। इस प्रकार एकीकृत जर्मनी राज्य की स्थापना हुई। 18 जनवरी 1871 ईस्वी को बिस्मार्क ने वर्साय के शीश महल में एक दरबार का आयोजन किया। दक्षिणी जर्मनी के चारों राज्य पूर्व में ही जर्मन संघ में शामिल हो गए थे। इस भव्य दरबार में विलियम प्रथम को एकीकृत जर्मनी का सम्राट घोषित कर बिस्मार्क द्वारा राज्याभिषेक किया गया। बर्लिन इस एकीकृत जर्मनी की राजधानी तथा बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर घोषित किया गया। फ्रांस प्रशा युद्ध के फलस्वरूप फ्रांस की प्रतिष्ठा को गहरा आघात लगा था। इस प्रकार बिस्मार्क ने अपनी कूटनीति के बल पर जर्मनी को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में पहचान दी। अब फ्रांस के स्थान पर जर्मनी यूरोप की राजनीति का केंद्र बन गया। इतिहासकार हर्नशा ने लिखा है कि संसार के इतिहास में बहुत कम घटनाएं ऐसी हुई जिनके तात्कालिक परिणाम इतने महत्वपूर्ण हो जितने सीडान के युद्ध में फ्रांस की पराजय के हुए। इस प्रकार रक्त और लोह की नीति का सहारा लेते हुए बिस्मार्क ने अपनी कूटनीति के बल पर सदियों से विखंडित जर्मनी को एकीकृत कर अपने आप को इतिहास में अमर कर दिया। इस प्रकार विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हमने जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख चरणों के बारे में पढ़ा। उम्मीद करती हूँ इससे आपको इस टॉपिक को समझने में सहायता मिलेगी। धन्यवाद।